नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग इस बार 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हिंदी के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी, वो भी दिल्ली में 1956 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन में सी होगा, भीमराव अम्बेडकर। दूसरा का भी आंसर होगा सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन में सी, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन में सी, 20 के दांत के ही है, 20 के दांत पाठ के ही हैं सेन साहब पात्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर आपका प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है? तो भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा लिखित कहा, यह एक प्रकार का भाषण है और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना। आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई करना है ऑल विषय का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है? कौन सी भाषाओं जो है वो सभी भाषाओं में अग्रजा है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन में सी, संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं में अग्रजा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने एक छोटी लड़की ने, उनकी छोटी बेटी ने लेखक से पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, नाखून मनुष्य का, तो देखिए नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, क्योंकि पहले के ज़माने में मनुष्य के पास कोई भी हथियार नहीं था। वो अपने नाखून को ही बड़ा बड़ा करके नाखून से ही अपने ज़रूरतमंद पूरा करते थे, शिकार भी जहाँ तक नाखून से ही करते थे, इसलिए नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। लेकिन इस समय देखिए तो नाखून को लोग बार बार काटते हैं कि नाखून हमारे शरीर से मतलब कि नाखून मिट जाए, लेकिन वो इतना कम वक्त है कि वो मिटने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे इंसान कितना भी कोशिश कर ले नाखून को मिटाने के लिए, नाखून कभी मिटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। कहा जाता है ना कि जिस खाली में आप खाते उसी खाली में छेद कर देते हो, ठीक वैसे ही है। जिस हथियार से आप पहले के ज़माने में अपना ज़रूरतमंद पूरा करते थे, अब उसी हथियार को आप अपने शरीर से हटाना चाहते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम लोग ना देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखना 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी लिपि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का ना, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? सभी विद्यार्थी याद रखना, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, बहादुर नेपाल देश से भाग कर आया था। 12 नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और 11 रुपये का ही चोरी का इल्ज़ाम बहादुर के ऊपर लगाया गया था। दूसरा अगला क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य अधम होता है। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से मुझे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया
अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो मैं आपको बता दूं, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 साल के उम्र में मिला था। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में ही हो गया था। और 27 साल की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी छात्र को लगता है कि मैं शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जितना भी समय हमारे पास बचा है उतने ही समय में अच्छे से पढ़ाई करूं, तो मात्र आप 150 रुपये खर्च करिए। मैं आपको वादे के साथ रिक्सी पर आप लोगों को ना नंबर अच्छे से लाने का प्रयास कराऊंगा। क्योंकि देखिए 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं, अगर आप 150 रुपये पेमेंट करते हैं तो मैं आपका नंबर अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहाँ से आप डेली PDF ले सकते हैं VVI ऑब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और अपने पर टारगेट लेकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और साथ में आपको 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे दूंगा उस व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करें। देखिए जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे ना, वो पूरा 100% आना है तो आना है, क्योंकि पूरा NCERT का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे। मात्र 150 रुपये पेमेंट करिएगा ना। और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9693 इसी नंबर पर आपको गूगल पे फोन या फिर पेटीएम करना होगा। इस नंबर पर 150 रुपये कर दीजिएगा और फ़ोन करके हमसे बोल दीजिएगा सर मैंने पेमेंट कर दिया। आप हमारा नंबर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए और हमको PDF दे दीजिए 5 विषय का। तो मैं आपको इंग्लिश छोड़कर 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको तुरंत PDF दे दूंगा और साथ में आपका नंबर भी जोड़ दूंगा। और याद रखिए, जो हम आपको PDF देंगे उसको रखना नहीं है, बल्कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ही उसे याद कर लेना है। क्योंकि क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के सामने ही उसका आंसर मैंने टिक लगा दिया है, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्दी याद भी हो जाए। क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चलकर आप लोगों को बहुत गजन होगा। ठीक है, याद रखना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? देखिए 15 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभिनयों में लेखक ने 35 कविताएं लिखी। कितने लिखी थी? तो 35 कविताएं लिखी थी। आंसर होगा आपका C नंबर। ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक। मछली एक सामाजिक कहानी है, समाज। ठीक है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। अब देखिए 16 का तो आंसर हो गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। देखिए बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का क्या नाम था? 17 का आंसर होगा C नंबर, सादिक हुसैन बिस्मिल्लाह खां जी के मामा का नाम था। जबकि अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, राम नाम के बिना गुरु नानक के अनुसार जन्म व्यर्थ है। अगर आपका जन्म हुआ है मनुष्य में, तो अगर आप राम नाम का जप नहीं करते हैं तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है गुरु नानक के अनुसार। जबकि अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक जी ना निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अष्टयाम जो है ना वो रसखान की कृति नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद जी किस काल के कवि है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, रीति काल के कवि है। सभी स्टूडेंट याद रखना। और जो लोग हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए सब्सक्राइबर कर लीजिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सब्सक्राइबर अगर आप एक बढ़ा दीजिएगा, एक कर लीजिएगा ना, तो थोड़ा हमको भी हेल्प मिल जाएगा। और मैं तो आप लोग ऑलरेडी दिल से हेल्प करूँगा, आप लोग चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है शीर्षक सब यह किसकी रचना है? तो 23 का करेक्ट आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर किसको देंगे? C नंबर का, घनानंद जी का। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग शीर्षक सब यह किसकी रचना है? तो घनानंद जी का आंसर होगा C नंबर।
24 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के कवि है? प्रेमधन किस युग के कवि है? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भरतेंदु युग के हैं। ठीक है, किस युग के हैं? तो भरतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेमधन किस युग के कवि है? तो भरतेंदु युग के कवि है। जबकि अगला क्वेश्चन है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो पंत जी की जो भारत माता जो निवासिनी है वो गाँव की है, ग्राम्य यानी कि गाँव की है। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? देखिए 26 का आंसर होगा, 26 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना ही है। आंसर होगा 26 का ए नंबर। जबकि 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, मिलन यामिनी, यह मतलब कि कृति अज्ञेय की नहीं है। बाकी नदी के द्वीप, वावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये सभी उनकी कृति है। जबकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपन्यास है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है ना, कुंवर नारायण कैसे मतलब कि कवि है? कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि है। 29 का तो आंसर बी नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में, तो देखिए इसका आंसर होगा 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वीरेन डंगवाल। इन्हीं दुनिया तो दूसरा कुंवर नारायण जी का हो जाएगा, लेकिन इसी दुनिया कह रहा है ना, तो वीरेन डंगवाल जी का होगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, चौखटे में बेटे को क्या नहीं आता? देखिए चौखट में बेटे को क्या नहीं आता, अगर ये प्रश्न पूछ दिया तो आप लोग ना, जो आप सबसे बचपन में सीखते हैं ना, उसी को आप लोग बताइए। हम लोग बचपन में सीखते हैं, ऐसे कोई बताता है गोल गोल अंडा, ऐसे करके बताता है ना, तो हम लोग बचपन में हमारे यहाँ का टीचर हम लोग को पढ़ाया। ठीक है, मुर्गी के अंडा, और यहाँ पर सिपाही के डंडा, और बिलाई के ऐसे पूंछ, और ये रावण का मूंछ, ऐसे करके हम लोग को सिखाया जाता था बचपन में क बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को भी सिखाया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में वर्ण्य विषय क्या है? तो बंगाल की प्रकृति, बंगाल की प्रकृति, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा। 32 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 में, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास जी है ना, वो बंगला भाषा के कवि हैं, यानी कि बंगाली है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतात्मक। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो उर्वशी पर मिला था, उर्वशी रचना पर मिला था। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न है ना, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुई मुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? धुई मुई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 36 का आंसर सब कोई बता सकता है, जनता के लिए किया गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मंगमा क्या काम करती थी? मंगमा दही बेचती थी, गाँव गाँव में जाकर दही बेचती थी। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मंगमा थी, तो देखिए मंगमा एक अंधविश्वासी थी। मंगमा क्या थी? तो मंगमा एक अंधविश्वासी थी। आंसर होगा बी नंबर। सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है? सातकोड़ी होता जो है ना, वो उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? तो देखिए ज्योतिषी ने मंगू के बारे में यही कहा था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पापत्ती को क्या हुआ था? तो देखिए पहले दिन पापत्ती को ना बहुत तेज बुखार हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर 41 का। जबकि 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी पार्ट कहानी का नायिका है सीता। ठीक है, आंसर क्या होगा? 42 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए हिमालय जो शब्द है ना वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो समूहवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि जिसमें समूह का बोध होता है, जैसे कि अंकुर हो गया, केला हो गया, सेना हो गया, आर्मी हो गया, इन सभी का ना समूह होता है, तो उसे हम समूह कहेंगे। लेकिन हिमालय देखिए जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहता है। ठीक है, तो 43 का तो आंसर आपको लगता है जातिवाचक नहीं, इसमें जातिवाचक नहीं है बल्कि व्यक्तिवाचक हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का बोध हुआ है। ठीक है, जिसमें खास व्यक्ति का बोध, जैसे हिमालय एक खास, हिमालय का नाम है नहीं, जैसे राम हो गया एक खास नाम है राम, इसलिए हम लोग उसे मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। मैं, तो देखिए मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। आंसर होगा पुरुषवाचक। ठीक है, मैं क्या है, पुरुषवाचक है, क्योंकि मैं रामायण पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, अगर यहाँ पर ती रहता, अगर पढ़ती रहता तो मतलब कि पुरुषवाचक नहीं होता, वो स्त्री में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो ये तो पुरुष पढ़ता है ना, कोई पुरुष ही पढ़ता होगा रामायण, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग का विशेषण होगा 45 से, मेरा स्वर्ग का विशेषण, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्गीय। जबकि अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारकों के चिन्ह है। तो पहला तो राम ने, तो ने होगा, दूसरा का को होगा, तो ने और को। ठीक है, तो कर्ता ने, एक तो होगा कर्ता ने और दूसरा होगा कर्म को, तो कर्ता और कर्म। ठीक है, कर्म यहाँ पर क्या होगा, कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने हो जाएगा और कर्म को हो जाएगा, तो कर्ता और कर्म, तो कर्ता और कर्म ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका मैं आपके ऊपर डिपेंड कर छोड़ देता हूँ कि इसका आंसर आप लोग क्या देना चाहते हैं, 1 2 5 4। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा देने के लिए आंसर। ठीक है, तभी तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो आप कमेंट करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। देखिए व्युत्पत्ति का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर 48 का आंसर ऑप्शन में बी प्लस उत्पत्ति। और 49 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि है। जबकि अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा में समास बताइए। देखिए महात्मा में कौन सा समास पाया जाता है, तो महात्मा में ना कर्मधारय समास पाया जाता है। कौन सा समास, कर्मधारय समास पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बिहार बोर्ड 2023 में 10th का, तो आप लोग ना हमारी बात मानिए, मात्र 150 रुपये खर्च कर दीजिए, और 150 रुपये में जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इंग्लिश छोड़कर बाकी इस पाँचों विषय का, वो एकदम 100% उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जाएगा। बस आप लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि सामने ऑब्जेक्टिव है तो उसके सामने उसका आंसर भी मैंने शो कर दिया, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मात्र 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं, अगर पढ़ाई के लिए आप 150 में नहीं खर्च करेंगे तो किसके लिए खर्च करेंगे, इधर उधर नाशा करने के लिए। देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इसी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप पे फ़ोन या फिर गूगल पे करके या फिर पेटीएम आप इस नंबर पर ना अपने व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा मेरे से PDF। ठीक है, देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट जो अभी से पढ़ना स्टार्ट किए ना, तो थोड़ा मदद करना पड़ता है ना। जब आप लोगों का फ़ोन आ जाता है ना और बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ, तो दया आ जाती है आप लोगों पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है।